हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो अगर 0 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, 90 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है और उस पर कब तक क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसका तीसरा केस देखेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू 0, 90 या फिर 180 डिग्री के अलावा अगर कोई एंगल होता है, इस पर अगर थ्रो किया जाता तो उसका पाथ कैसा होगा और जो इंपॉर्टेंट फार्मूले आएंगे वो कैसे होंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इधर बी काम कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ थीटा एंगल बना करके अगर किसी पार्टिकल को थ्रो किया जाता है तो अगर इसके दो कंपोनेंट किए जाए तो एक कंपोनेंट आएगा जो कि पैरेलल होगा, पैरेलल कंपोनेंट को लिखेंगे v cos थीटा, और दूसरा एक कंपोनेंट आएगा जो होगा v परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर लिखेंगे v sin थीटा, ये बन जाएगा, लिखे जाएंगे ऐसे। अब v cos थीटा क्या करेगा, ये तो फोर्स लगाएगा नहीं तो ये तो चेंज होने वाला नहीं, यूनिफॉर्म रहेगा ड्यूरिंग मोशन। और यहां पर जो ये v sin थीटा ये क्या करेगा, ये इसे सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा। तो ये कह रहा है सर्कुलर पाथ करो, ये कह रहा है आगे चलो, तो ये सर्कुलर पाथ कराएगा, ये आगे चलाएगा। तो इसका जो ओवरऑल पाथ होगा वो कैसा होगा, ये यहां से चलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह से चलेगा कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से चलेगा यहां पर, फिर इस तरह से चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर इस तरह से, फिर ऐसे चलेगा और लगातार आगे की तरफ चलता चला जाएगा। मतलब कि ये देखो जो स्प्रिंग बन रही, स्प्रिंग जैसा चल रहा है, स्पाइरल पाथ है इसका। तो यहां पर ये देखो ये सर्किल बने, ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल बन रहे हैं, ये सर्किल बना रहा है। यहां पर देखो सर्किल के बीच में कुछ गैप आ रहा है तो ये वो गैप देगा, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अलग अलग फार्मूले हमारे क्या, तो रेडियस निकालना हो हमें, रेडियस ऑफ सर्किल, तो सबसे पहले यहां पर रेडियस लिखो। रेडियस का फार्मूला तो याद होगा ना, रेडियस r इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम वी, वी कौन, जो इसको चलाएगा, कौन चलाएगा, परपेंडिकुलर वाला, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं, क्यू बी लिखा जाता है। तो एम वी क्या होगा, वी साइन थीटा बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखेंगे, क्यू बी लिखा जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, यहां दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये देखो आगे भी बढ़ रहा है, तो दो जो सर्किल बन रहे हैं ना, कंसेक्यूटिव सर्किल बन रहे हैं, अगल बगल वाले सर्किल बन रहे हैं, इनके बीच का जो गैप होता है इसे पी से डिनोट करते हैं, इसे कहा जाता है पिच, PITCH, ये पिच होता है। जैसे स्क्रू गेज वर्नियर व स्क्रू गेज में होता है ना, स्क्रू गेज में कैसे लिखा पिच लिखी जाती है, तो उसी केस में वो पिच है, ठीक है। अब ये पिच की वैल्यू निकालनी बोल सकते हैं, तो आर निकाल लिया। टाइम पीरियड देखो क्या होता है, तो टाइम पीरियड में आई थिंक याद होगा, अलग से भी लिखा था, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू वो था 2 पाई m बाई क्यू बी, इसमें v था ही नहीं, तो अगर इसमें v होगा नहीं तो टाइम पीरियड की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। तो यहां पर v ये निकालो पिच, तो पिच क्या होगा, जितने टाइम में वो अपना सर्किल कंप्लीट करेगा ये उतने टाइम में उसे उतना आगे बढ़ा देगा, तो जितना टाइम लगेगा सर्किल को कंप्लीट करने में उतनी टाइम तो ये आगे बढ़ने में लगाएगा। तो पिच निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पिच P इज इक्वल टू V पैरेलल चलाएगा कितने से, T टाइम तक चलाएगा। तो यहां से पिच का जो फार्मूला निकल के आएगा V cos थीटा बनेगा, इनटू में टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई m बाई क्यू बी बन जाएगा। आई थिंक ये फार्मूले समझ में आए होंगे और ये कैसे चल रहा है ये भी समझ में आया होगा। तो पॉइंट नोट करेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90, 0 या फिर 180 डिग्री के अलावा किसी एंगल के ऊपर थ्रो किया जाएगा, इन दैट केस वो किस पर चलेगा, इसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ, या फिर हेलिक्स बनाएगा, ये हेलिक्स, या फिर स्पाइरल पाथ कह सकते हैं हम इसे, स्पाइरल पाथ को यहां पर हेलिकल पाथ नाम दिया गया। तो ये पॉइंट हो गया, आई थिंक याद होगा। तो अब तक जितने पॉइंट थे वो सब कवर कर लिए। पहला 0 डिग्री पर एंटर करेगा, 180 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन में चलेगा, अनडिविएटेड रहेगा। दूसरा केस देखा था 90 डिग्री पर जब चलता है तो उस केस में क्या होता है, वो एक सर्कुलर पाथ पर चलता है, रेडियस, फ्रीक्वेंसी सब कुछ निकालना सीखा था। तीसरा केस बचा था, ये भी डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिविएशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो डिविएट कितना होगा। तो यहां पर वही जो केस पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे दोबारा से यहां पर रिकॉल करते हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है इस रीजन के अंदर जहां मैग्नेटिक फील्ड है और वो d डिस्टेंस तक फैला हुआ है, तो अगर ये d है तो देखो ये वाला पॉइंट भी क्या बनेगा, d बन जाएगा। ये वैल्यू थीटा, ये देखो थीटा कैसे लिखा गया, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये थीटा बनेगा तो ये थीटा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं ये आर्क है, आर्क रेडियस के ऊपर क्या रहता है, परपेंडिकुलर, तो ये 90, तो इधर वाला भी 90 बनेगा, थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है तो थीटा बन जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होंगे कि थीटा कैसे बनेगा।
अब अगला पॉइंट ये है कि हमें यहां से लिखना है ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी। तो ये डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कितनी बनेगी, r cos थीटा बन जाएगी, और ये डिस्टेंस बनेगी r sin थीटा। तो d की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी r ऑफ sin थीटा, r इंटू साइन थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, वो क्या बनेगा, d बाई आर बन जाएगा, ये बनेगा ना। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है साइन थीटा का, और r की वैल्यू तो जानते हैं, तो यहां पर रखना चाहो तो रख लो। r इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी डिवाइडेड बाय में क्यू बी होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा d, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बी बाई एम वी। ये निकल के आएगा हमारे पास रिजल्ट। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड के अंदर एंटर करता है, वो फील्ड सफिशिएंट नहीं है, मतलब इसे हम d लिख लें या x लिख दें, तो x की वैल्यू अगर r से बहुत छोटी है, d की वैल्यू r से बहुत छोटी है, तो उस केस में आर्क पर चलेगा और थीटा डिविएट होता, तो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर सफिशिएंट स्पेस हो तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, यहां से एंटर करेगा, अपना आधा सर्किल कंप्लीट करके बाहर निकल आएगा। तो जा रहा था x में, वापस आ रहा है माइनस x में, तो यहां पर एंगल ऑफ डिविएशन कितना है, एंगल ऑफ डिविएशन, बोलो एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो यहां से एंगल ऑफ डिविएशन जो थीटा होगा वो पाई लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर टाइम पीरियड निकालना पड़े तो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, केमिस्ट्री में जैसे यूनिटरी मेथड पढ़ाया जाता है उससे निकाल लो। कैसे, 2 पाई रेडियन चलने में कितना टाइम लगता है, तो वो t टाइम लगता है, और अगर यहां से यूनिट रेडियन चलने में टाइम निकाला जाए तो क्या लगेगा, t बाई 2 पाई, और अगर थीटा एंगल चलना पड़े तो क्या होगा, t बाई 2 पाई चलना पड़ेगा, इनटू में थीटा। ये हमारे पास टाइम पीरियड। तो अगर यहां से टाइम पीरियड t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, थीटा डिवाइडेड बाई में 2 पाई, इनटू में t को लिखा जाता है 2 पाई m बाई क्यू बी लिखा जाएगा। 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल करवा दो, तो यहां से बन जाएगा m डिवाइडेड बाई में q इंटू बी, इंटू में क्या लिखा जाएगा, थीटा। तो अगर चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल ट्रेवल करता है या थीटा एंगल डिविएट होता है, तो उस केस में यहां से t की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो अगर यहां पर निकाली जाए तो क्या लिखेंगे, तो स्मॉल t इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आधा आएगा, रखना चाहो यहां रख भी लो, क्या बनेगा, t बाई 2 पाई थीटा, t बाई 2 पाई इंटू में बन जाएगा थीटा, थीटा क्या बना है, पाई, यही तो हुआ है। तो पाई से पाई काट दो, क्या निकल के आएगा, t बाई 2 निकल के आएगा। तो यहां से टाइम पीरियड इतना बनेगा, और यहां से जो टाइम पीरियड बनेगा वो इतना बनेगा थीटा के लिए। अब इसके बारे में आगे कुछ पॉइंट्स, इफ अ पार्टिकल मूव्स फॉर t टाइम t इनसाइड द फील्ड अगर t टाइम चलता है तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में हम फ्रीक्वेंसी को रिलेट करना चाहते हैं, क्योंकि पोजीशन और इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो क्या करो, सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं एंगुलर स्पीड, तो वो तो ओमेगा होती, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता, थीटा इंटू टी लिखा जाता है। और याद होगा ओमेगा को क्या लिखते थे, 2 पाई बाई टी लिखते थे, टी की वैल्यू 2 पाई एम बाई क्यू बी है, होता है ना। तो इसका फार्मूला याद रख लो, क्यू बी बाई एम होता है, क्यू बी बाई एम। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी थीटा, या थीटा निकाल लो, ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, सॉरी ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू में थीटा लिखा जाता है ना, ऐसा होगा। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, ओमेगा के केस में क्यू बी डिवाइडेड बाई में एम बन जाएगा, इंटू में टी बनेगा। और लगा के लिखना चाहो तो लिख लो, एक टर्म लिखा जाता है क्यू बाई एम इज इक्वल टू अल्फा। अगर हम ऐसा एज्यूम कर दें तो इन दैट केस थीटा क्या लिखा जाएगा, अल्फा बी टी, ये बन जाएगा अल्फा बी इंटू टी बनेगा। ये होता है चार्ज और मास का रेशियो, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू इस केस में लिखी जाएगी, इस तरह से रिलेट कर लेंगे। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स क्या है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर चलेगा तो इसका इधर वेलोसिटी आएगी vx, और इधर वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्या होगी, vy की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v साइन थीटा बन जाएगी, और इधर बन जाएगा v cos थीटा, बनेगा ना। और अगर यहां से देखा जाए तो ये x और y बनेंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये y है, तो ये क्या बनेगा, टोटल होगा r, क्योंकि r है, तो इसे लिख देंगे r माइनस r cos थीटा बनेगा। देखो क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, cos थीटा है, तो r में से इतनी घटा देंगे तो ये बन जाएगी, ये x है, x को क्या लिखा जा सकता है सामने, तो r साइन थीटा बन जाएगी, ये वैल्यू बनेगा। अब लिखो यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी लिखते हैं, या फिर r लिख लो, वेलोसिटी लिख लेते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो वी वाई जे कैप लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, वी एक्स की वैल्यू तो है v cos थीटा, और यहां पर लिखेंगे आई कैप प्लस वी वाई, तो v साइन थीटा
यहां क्या लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, जे कैप लिखा जाएगा। अब थीटा की वैल्यू देखो दो है, एक तो रख सकते हैं क्यू बी टी बाई एम, तो यहां रख दो क्यू बी टी बाई एम, यहां पर भी लिखो क्यू बी टी बाई एम, या फिर अगर और लगा के लिखना चाहो तो लिख लो और v वेक्टर इज इक्वल टू v कॉस, यहां पर q बाई एम को अल्फा बी टी लिख सकते हैं आई कैप, और प्लस v यहां पर साइन अल्फा बी टी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा जे कैप के अंदर, ऐसा बनेगा, ये रिजल्ट्स बन जाएंगे। तो v लिखना हो इधर लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहे वैसा। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन कहां से लिखेंगे, तो पोजीशन लिखेंगे तो r वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा x आई कैप, देखते जाओ फिगर में y जे कैप लिखेंगे, x की वैल्यू यहां से वहां तक की तो वो लिखी जाएगी r साइन थीटा प्लस आई कैप प्लस y क्या बनेगा, तो y बन जाएगा r माइनस r कॉस थीटा, ये बन जाएगा जे कैप। वैल्यू पुट कर देते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, r की वैल्यू होती mv बाई क्यूबी, तो लिख दो r, या फिर ऐसे लिख देते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल R की वैल्यू होती mv नॉट बाई क्यू बी नॉट, लिखा गया है तो बी नॉट लिख दो, यहां लिखा जाएगा कॉस, साइन लिखा गया पहले, हाँ साइन लिखा गया है क्योंकि आई में क्या जाएगा, ये साइन थीटा है r, तो ये साइन, ठीक, यहां पर बनेगा साइन, ये बन जाएगा क्यू बी टी बाई एम इंटू में टी बनेगा, ये बन गया आई कैप, और प्लस आर को कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस क्यू बी टी बाई एम, ये बन जाएगा किसमें, जे कैप में। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे। ये हो गया आर का एक्सप्रेशन और ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन याद होने चाहिए, ठीक है, कि कैसे लिखे गए हैं, फार्मूला याद करने को नहीं बोल रहे हैं, लिखे कैसे गए वो प्रोसेस याद होना चाहिए। आगे है अगला पॉइंट यहां पर दिया गया, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगा दिए जाएं उस केस में पाथ कैसा निकल के आएगा, उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो यहां पर देखो एक्सप्रेशन दिए गए हैं कि बी नॉट से आई में भेजा जाता है इसे, तो यहां से चार्ज पार्टिकल इधर चलता है विद वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। बी कहां है, दोनों पैरेलल है और दोनों कहां है, वाई में है, तो दोनों अगर वाई के केस में होंगे, ये जा रहा है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ जाएगा ना, तो अगर ये इधर की तरफ जाएगा और बी कहां है, तो बी दिया गया है अंदर से बाहर की तरफ, तो उस केस में क्या होगा, ये तो इस पर फोर्स लगाएगा, ये चलाएगा इसे सर्कुलर पाथ के ऊपर, और ये क्या करेगा, आगे की तरफ इसे खींचेगा, तो वाई में आगे की तरफ खींचेगा, सर्कुलर पाथ पर चलाएगा, तो इसके साथ कुछ ऐसा होगा, देखो ये देखो बी से चलेगा आगे की तरफ, समझ आया। ये देखो ये इधर की तरफ जा रहा है और ये वाई में, ये जो स्पाइरल बनेंगे वाई के ऊपर बनेंगे ना, तो वाई के केस में क्या होगा, ये इसे आगे की तरफ खींचेगा, काम करेगा ना इसका एक्सेलरेशन, तो ये आगे की तरफ खींचेगा। यहां पर जो स्पाइरल बनेंगे, पिच जो होंगी वो सेम नहीं रहेंगी हर एक स्पाइरल के बीच की, क्यों, क्योंकि ये इस पर फोर्स लगाएगा, एनर्जी देगा, तो वहां से पिच बढ़ती चली जाएगी। तो यहां से अगर हम y लिखें तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, uy तो 0 है, तो यहां से हाफ ay इंटू में टी स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिख पाएंगे, ठीक है। अब हमारा कंसर्न ये है कि अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं यहां पर तो क्या बनेगा, ये तो y इज इक्वल टू लिखा गया है हाफ ए वाई इंटू में टी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी y में 0 थी, तो इसे लिख सकते हैं हाफ, यहां पर एक्सेलरेशन कौन देगा, तो क्यू ई बाई एम याद होगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर बनेगा, ये तो y निकल के आया। और अगर हम यहां से लिखते हैं x या फिर r वेक्टर डायरेक्ट पूरा लिखो, तो r वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर बनाते हैं दूसरा फिगर और b को अंदर की तरफ भेज देते हैं, तो फिगर कुछ ऐसा है, इधर z बना हुआ है, इधर बना हुआ है x, और ये पार्टिकल यहां से चलता है इधर की तरफ पहुंच जाता है कहीं पर, तो एक एंगल ऐसा बनाता है, एक एंगल ऐसा, इधर है v, तो ये बन जाएगा अगर एंगल थीटा, तो इस केस में इसे लिखेंगे v cos थीटा और इधर लिखा जाएगा v sin थीटा, सही है ना, ऐसा बनेगा। तो अगर इस तरह का बनेगा तो यहां से लिखवा सकते हैं क्या, एक तो आ जाएगा v, पहले एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, r लिख रहे हैं तो r लिख दो, यहां पर ये ऐसा, यहां पर मान लेते हैं इसका सर्किल कंप्लीट हो रहा है, तो ये वाले डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी z, और यहां से यहां तक हो जाएगा x, सही है। तो लिख पाएंगे यहां से r वेक्टर इज इक्वल टू x क्या बनेगा, r की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो mv नॉट बाई क्यू बी नॉट बन जाएगा,
ये बनेगा आर, ये बन जाएगा आर, और यहां पर ये थीटा होगा तो आर साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्यू बी टी बाई एम बन जाएगा। ये किस में आएगा, आई कैप में। वाई वाला लिखवाओ, तो वाई वाला बाद में लिखेंगे, लिखना चाहो लिख लो। अच्छा, हाफ क्या बन जाएगा, क्यू ई नॉट बाई एम इंटू में टी स्क्वायर जे कैप में बनेगा, प्लस के में क्या बनेगा, देखो ये जेड, तो ये आर होता है, ये आर माइनस कॉस थीटा, तो देखो लिखा जाएगा आर, आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, एम वी नॉट बाई क्यू बी नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्यू बी टी बाई एम बन जाएगा, और इनटू में क्या लिख देंगे, के कैप लिखा जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। तो ये आर का रिजल्ट बन गया। वेलोसिटी लिखना हो तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख देंगे यहां से, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो एक्स डायरेक्शन में वी कॉस थीटा निकल के आएगा। तो इधर लिखते हैं, है जगह नहीं है, यहां पर है जगह, लिख लेंगे। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से देखो वी नॉट जो बनेगा टोटल वो लिखा जाएगा वी एक्स आई कैप, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप बनेगा। इनको देखो क्या लिखे गए हैं, v की जगह पर v नॉट लिखेंगे, और i कैप में क्या आएगा, cos आएगा। देख लो यहां से i कैप में क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, तो cos लिखा गया है, cos लिख देंगे। ये थीटा है, i कैप हो गया, ये लिखा जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू में टी, क्योंकि यहां पर अगर हम वी वाई लिखेंगे तो लिखा जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी, ये तो 0 है इनिशियली, तो अगर यहां से वी वाई लिखेंगे तो लिखा जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू में टी लिखा जाएगा। वही पॉइंट यहां पर लिखा गया है, और ये वाला पॉइंट आएगा जेड का कंपोनेंट, समझ आया। और यहां पर देखो आर का एक्सप्रेशन दोबारा लिखा गया है। तो एक्सप्रेशन अगर निकालना आना चाहिए, मतलब निकालना तो आ ही जाएगा, कैसे निकाला गया वो देख लिया है, लेकिन ये फार्मूले अगर याद रह जाते हैं तो चीजें आसान रहेंगी, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो। अगला है ई परपेंडिकुलर है बी के, तो उस केस में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ई परपेंडिकुलर है बी के, और यहां पर क्या देखा था, यहां पर ई पैरेलल था, तो परपेंडिकुलर वाले केस को हमें समझना होगा। कैसे, यहां से देखते हैं। मान लेते हैं जो भी यहां पर चीजें दे रखी हैं इनको यहां पर एक साथ कंबाइन करवाते हैं। यहां रेस्ट से इसे छोड़ा गया है, देख लो, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज किया जाता है। तो यहां पर इसके पास वेलोसिटी 0 है, और इनिशियली अलग अलग जितने भी कंपोनेंट बन रहे हैं ना ये थीटा के, अगर हम इसे थीटा का कंपोनेंट लिख लेते हैं, ये थीटा का कंपोनेंट है, तो उस केस में ये वैल्यू अलग अलग निकल के आएंगी। वैसे थीटा हटा देते हैं, हमारे काम का नहीं है वो। अब यहां से देखो, सबसे पहला काम ये कि अगर हम ई को परपेंडिकुलर रखते हैं बी के साथ, उस केस में पार्टिकल जा कहां रहा, तो जा तो इधर की तरफ रहा है, चल रहा है। कैसे दिख रहा है कि फील्ड है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ फील्ड होगा बी अंदर की तरफ है, और साथ में देखो जो ई है वो राइट साइड में, तो ई राइट साइड में इसे लेकर के जाएगा, ये इससे सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहां से लिखते हैं फोर्स का एक्सप्रेशन, लॉरेंज फोर्स, याद होगा क्या लिखा जाता था, क्यू इंटू में लिखते थे ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते थे, यही तो बनेगा। और जिधर चल रहा तो उसमें एक्स और जेड के कंपोनेंट है, तो एक्स और जेड के कंपोनेंट है तो वी लिख दो, यहां लिख देते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 मत पुट कर देना। यहां वेलोसिटी किसी टाइम टी पर की बात कर रहे हैं ना, तो किसी टाइम टी पर वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी v है, यहां पर v है, तो अगर वेलोसिटी v होगी तो यहां से लिखेंगे q, यहां पर लिखा जाएगा ई नॉट, किसमें है ये है आई कैप में, प्लस v क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी जेड के कैप लिखा जाएगा, और क्रॉस किससे करवाना है, तो b से, b किधर है, तो वो b नॉट j में है। ये हमारे पास रिजल्ट्स बनेंगे। तो f वेक्टर क्या लिखा जाएगा, q, इधर देखो ये लिखा जाएगा ई नॉट आई कैप प्लस इसका क्रॉस इसके साथ कराओ तो आई क्रॉस जे के बनेगा, तो वी एक्स बी नॉट बन जाएगा, के कैप लिखेंगे, यहां पर के क्रॉस जे माइनस आई बनेगा, तो आई लिखवा दो, यहां माइनस लगा देते हैं, ये बन जाएगा वी जेड, यहां पर बनेगा बी नॉट आई कैप बनेगा। ये आई कैप इस आई कैप को कंबाइन करवा लो तो ई नॉट आई कैप बनेगा, माइनस, या फिर इसको आई कैप को बाद ही में लिखते हैं, पहले ऐसा लिख दो, ई नॉट माइनस वी जेड बी नॉट, ये बन गया, इनटू में क्यू लिख देते हैं, ये वैल्यू हो गई आई कैप में, प्लस यहां पर लिखेंगे क्यू वी एक्स बी नॉट, यहां बन जाएगा ये के कैप, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी निकल के आई, एफ वेक्टर की,
समझ आया होगा। तो हम लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन लिख दे कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन दो है, देखो एक ये डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये, दूसरी ये है, तो इसका मतलब ये एक्स में हमारे पास एक्सेलरेशन देगा और ये एक्सेलरेशन देगा वाई में, तो दोनों का एक्सेलरेशन लिख लेते हैं नए पेज पर। इधर ए वाई, ए एक्स है ना, तो एक्स में एक्सेलरेशन पहले लिखवाओ। एक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एम, तो वो बन जाएगा ई नॉट वी जेड बी, ई नॉट माइनस वी जेड बी नॉट बनेगा, और डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, क्यों भी था एम लिखो, तो यहां पर क्यों लिख देंगे, डिवाइडेड बाई में एम बनेगा। सिमिलरली इसे लिखा क्या जा सकता है, ये एक्सेलरेशन है तो इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी, किसमें, एक्स में, डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, dt लिखा जाएगा। होगा ऐसा। दूसरी तरह से अगर हम इसे लिखें तो यहां से देखो जो ए जेड बनेगा वो क्या निकल के आएगा, तो बनेगा क्यों, वापस वी एक्स बी नॉट, वी एक्स बी नॉट डिवाइडेड बाई में एम बन जाएगा, और यहां पर ये लिखा जा सकता है डी वी जेड डिवाइडेड बाई डी टी लिखा जाएगा। सही है, ये सही है, ये भी सही है। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अब ये तो समझ में आया होगा कि ये लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो भी दिख रहा है, लेकिन यहां पर जो ये ए के और एजेड के रिजल्ट आए ना, इनसे क्वेश्चन बनता है ये कि फाइंड करो पोजीशन। पोजीशन कहां की बतानी है कि एक्स बताओ, जेड बताओ, वी एक्स बताओ और वी जेड बताओ, और इन सबकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो अगर कैलकुलेट करना शुरू करें तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो कैलकुलेशन का पहला स्टेप यहां से शुरू किया जाता है। क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा d2vx डिवाइडेड बाई dt2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, उधर देखो यहां पर बनेगा q बाई m को तो बाहर लिख लेते थोड़ी देर के लिए, ई नॉट फिक्स है वो तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस यहां पर बन जाएगा b नॉट बाई m, इनटू में क्या लिख सकते हैं, इनटू में लिख पाएंगे vz को क्या लिखा जाएगा, तो vz को लिख सकते हैं dvz डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे, dt लिखा जाएगा। सही है, टी के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। यहां पर ये वैल्यू जो निकल के आएगी d2vx बाई dt2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा देखो q b नॉट, ये बनेगा q b नॉट, और यहां पर वैल्यू, यहां पर क्यों था, यहां पर वैल्यू लिखी गई थी, q बाहर था, तो ये बन जाएगा v नॉट, यहां 0 बन गया, तो q बाई एम है, यहां पर बन जाएगा ये ऐसा, ये बन जाएगा m का स्क्वायर। सही है ना, एक बार फिर से चेक कर लो, q बाई एम तो बाहर था, तो ई नॉट का हो गया 0, b नॉट लिख दिया गया, और vz का हो गया dvz बाई dt। ठीक है, अगर इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक बार दोबारा से देखो, इसे हम लिख देते हैं कैसे, q बाई एम तो बाहर चला गया, बाहर निकल गया, यहां पर बन जाएगा 0 माइनस, इसे लिख सकते हैं b नॉट इंटू में dvz बाई dt, ये बन जाएगा। सही है, सॉल्व करते हैं इसे, तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर 2 लिखा गया था, ये 2 लिखा गया था, यहां पर बन जाएगा क्यों b नॉट बाई m विद नेगेटिव साइन, और यहां पर dvz बाई dt बना है, देखो यहां लिखा भी गया है वो वैल्यू, लिख दो यहीं, क्या लिखा जाएगा, क्यों vx b नॉट डिवाइडेड बाई में m लिख देंगे वहां से। ठीक है, ये इक्वेशन हम नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया गया, दूसरी से यहां वैल्यू रख दी गई। अब यहां से देखो कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल जो हो रहा है वो ऐसा कुछ है, देखो d2vx बाई dt2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, यहां बनेगा q b नॉट बाई m, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, इनटू में बनेगा vx। अब अगर देखो ये इक्वेशन सिमिलर है, सिमिलर किसके सिमिलर है, तो ये इक्वेशन सिमिलर है d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x के सिमिलर है ना। और अगर इस इक्वेशन के सिमिलर है तो ये इक्वेशन तो SHM की इक्वेशन हुआ करती थी, याद हो तो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम लोग, तो अगर ये SHM की इक्वेशन है तो हम यहां से कंपेयर करवा सकते हैं ना इसे, तो अगर SHM से कंपेयर कराएंगे तो यहां से देखो ओमेगा क्या निकल के आएगा, क्यों b नॉट बाई m आ जाएगा। कंपेयर करवाना जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं इसे। ठीक, अब ये हमारे पास ओमेगा का एक्सप्रेशन आ गया। एसएचएम की जो इक्वेशन लिखी जाती है, अगर हम x के लिए लिखते हैं vx, यहां पर जो लिखा गया है, तो vx इज इक्वल टू लिख सकते हैं a साइन ओमेगा t, ये लिखते हैं।
लिखना आना चाहिए। एसएचएम की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, जो भी फेज का डिफरेंस होगा उसके रिस्पेक्ट में। अब अगर ये इक्वेशन है तो इसको डिफरेंशिएट करो, d2vx डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, dt2 लिख सकते हैं ना, लिख पाएंगे। अब अगर यहां से वैल्यू लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, ए ओमेगा, साइन है तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। बोलो सही है। और यहां पर इक्वेशन लिख रहे हैं जो, वो जरूरी तो है नहीं कि फेज डिफरेंस कुछ ना हो, फेज डिफरेंस कुछ हो सकता है, तो यहां पर प्लस फाई लगा के भी लिख सकते हैं ऐसा फाई। लेकिन इसमें फाई की वैल्यू 0 क्यों रख दी है, एट टी इज इक्वल टू 0 पर फाई कुछ है ही नहीं। वापस आके फिगर देख लो, यहां देखो t इज इक्वल टू 0 पर एक्स में चल रहा, y का कुछ है ही नहीं यहां पर, तो यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर फाई की वैल्यू 0 आएगी, उस केस में यहां पर लिख दिया गया। ये देखो जो लिखा गया है ये है क्या, तो ये जो लिखा गया वो किसके बराबर लिखा गया है, ये देखो वही तो है, ये है वही। तो अगर इस वैल्यू को हम इससे कंपेयर करवा लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये सिंगल डेरिवेटिव बनेगा। एक मिनट, यहां पर डबल डेरिवेटिव लिख दिया है, ये dvx बाई dt बनेगा, dvx बाई dt बन जाएगा। और dvx बाई dt की वैल्यू हमारे पास कहीं है, देखो बिल्कुल है, ये देखो वैल्यू लिखी गई है। लेकिन उस वाली वैल्यू में यहां पर देखो कंडीशन लगा लेते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 पर क्या z डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है इसके पास, नहीं, t इज इक्वल टू 0 पर z डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, इवन पहले भी इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, रेस्ट से रिलीज किया गया था इसे। तो यहां पर लिख देंगे vz जो बनेगा वो 0 बनेगा। और अगर vz की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां से देखो तो vz अगर 0 लिखेंगे तो बनेगा क्यों, e नॉट बाई m बनेगा, क्योंकि वो वाला पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे क्यों e नॉट बाई m इज इक्वल टू लिखेंगे a ओमेगा, यहां लिखेंगे cos 0, क्यों, क्योंकि t की वैल्यू 0 रख देंगे, तो cos 0 तो हो जाएगा 1, यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, क्यों e नॉट डिवाइडेड बाय में बन जाएगा m इंटू ओमेगा। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड निकल के आएगा। इस एम्पलीट्यूड को थोड़ा सही के करके लिख लेते हैं, कैसे, इधर देखो, इस एम्पलीट्यूड को अगर लिखें एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिखेंगे क्यू ई नॉट बाई एम इंटू में ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो वो लिखी जाती है क्यू बी बाई एम, यही लिखते हैं। तो देखो ये m से m कैंसिल करवा देगा, यहां से q से q कैंसिल हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड जो निकल के आएगा वो ई नॉट बाई बी हो जाएगा। ये देखो vx का पूरा एक्सप्रेशन ही मिल गया हमें, तो vx का एक्सप्रेशन क्या मिला, यहां पर वापस आके लिखो, तो vx हम लोगों ने एज्यूम क्या किया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू 0 निकल के आई, तो यहां से देखो vx मिल गया, a की वैल्यू ई नॉट बाई बी नॉट आई, एक बार चेक कर लो, यही लिखा था, हाँ ई नॉट बाई बी नॉट, और यहां पर लिख देंगे साइन ऑफ ओमेगा टी। देखो एक रिजल्ट तो हमारे पास निकल के आ गया। अब इस दूसरे रिजल्ट को निकालते हैं, तो vx आ गया, तो यहां से लिख देते हैं, ये क्या होगा, dx बाई dt ही तो होगा। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज पर यूनिट टाइम, तो ये बन जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट, इसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, ई नॉट बाई बी नॉट, यहां पर लिख देंगे साइन ओमेगा टी, कहां से कहां, 0 से लगा करके t तक का, तो ये बन जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट। देखते जाएंगे, यहां पर बनेगा साइन का माइनस कॉस, तो कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, फ्रॉम 0 टू t बनेगा। सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई नॉट बाई बी नॉट बनेगा। और यहां पर देखो ये ओमेगा भी तो यहां नीचे आएगा, ओमेगा को यहां पर डिवाइड में लिख देंगे, तो उस केस में इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि माइनस हम यहां पर पहले है तो लोअर लिमिट पहले पुट करा देते हैं, यहां पर बाद में पुट कराएंगे। तो देखो x का एक्सप्रेशन भी टोटल हमें मिल गया, यहां पर ओमेगा लिखा गया, ध्यान रखना। तो हमारे पास x का एक्सप्रेशन जो निकल के आया दैट इज, दोबारा लिखो, x इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट इंटू में ओमेगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी आया। तो ये हमारे पास x का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब प्रोटॉन, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं प्रोटॉन चार्ज दे रखा है, चार्ज क्या है, जो भी होता है वो दिया गया है। कह रहे हैं कि 10 to the power 6 5 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इधर है, इसे थ्रो किया गया है इधर 37 डिग्री पर, ठीक है, सही है। तो अब क्या होगा, ये v वेलोसिटी है,
तो इधर लिखा जाएगा v इंटू में cos, cos लिखा जाएगा 4/5 और इधर जो बनेगा वो लिखा जाएगा v इंटू में 3/5। ये बन जाएगा, समझ में आया होगा। वेलोसिटी दे रखी है, रख लेंगे, b दिया गया है और एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के अलोंग है ये, तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मतलब ये b है, तो ये तो वो केस बन गया। वापस आओ, ये देखो इधर यहां पर ये केस बन गया ना, b के साथ में थीटा एंगल बनाता हेलिकल पाथ पर चलेगा, तो अगर ये हेलिकल पाथ पर चलेगा उस केस में क्या लिखेंगे हम, उस केस में ये लिख सकते हैं, कह रहे हैं कि बताओ ये पाथ कैसा होगा, हेलिक्स होगा। बिल्कुल हेलिक्स होगा, उसमें प्रूफ करने की क्या जरूरत है, हम लोगों ने अभी देख लिया। बताना है पिच बताओ, रेडियस बताओ, तो r इज इक्वल टू लिखा जाता है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी लिखते हैं ना, तो m ठीक है, m की वैल्यू रख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाई में क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। b की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3, तो 3/10 कर दो ऊपर, और इंटू में v परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो वो बन जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर क्या बन जाएगा, और ये कितना दिया गया 6, इतना बन जाएगा। देखो क्या निकल के आएगा, यहां से सॉल्व कर दो इसे, 1.6 1.6 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां 10 बचेगा, सॉल्व कर दो, रेडियस बन जाएगी 10 टू द पावर -27। एक काम करो, इसको भी यहां से हटा देते हैं, ये बन जाएगा -21 और ये 21 बनेगा तो इससे कैंसिल करवा देते हैं, ये -2 बनेगा और -2 बनेगा, इसका मतलब है मीटर में लिखा ना उन्होंने, तो 10 सेंटीमीटर लिख दो या फिर और लगा के लिख दो 0.01 मीटर, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, पिच बताओ, तो पिच बतानी, तो पिच क्या होती है, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो टाइम पीरियड पहले निकाल लेते हैं। इधर टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, t इज इक्वल टू लिखा जाता है 2πm बाई क्यूबी, 2 इंटू में पाई के टर्म में ही लिखा रहने देना है। m की वैल्यू कितनी है 2πm, m है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाई में क्यों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, b की वैल्यू कितनी है 3/10। सॉल्व कर दो इसे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 9 है और ये 7 है, तो ये 7 और ये बन जाएगा, एक इधर है, ठीक है, ये बनेगा 8 माइनस का 8, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई करा लो, -8 नहीं, इसको भी कंबाइन कर लेते हैं इसके अंदर, यहां पर है -27 प्लस 19 और ये बन जाएगा प्लस का 1, तो ये 20 बनेगा, तो प्लस का 7, तो इसे लिख देते हैं 2π/3 भी तो लिखो, 3 है, इंटू में 10 टू द पावर -7 बन जाएगा, ये टाइम पीरियड हो गया मीटर में। और अगर ये टाइम पीरियड निकल के आया तो पिच निकाल लो, क्या निकल के आएगी, पिच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V पैरेलल, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इंटू में टाइम पीरियड कितना आया है, तो 2π/3 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -7 बन जाएगा, तो इसे लिखेंगे 4 to 8 8π/3 और ये मीटर में है, ये बन जाएगा 10 टू द पावर -1। अगर ये 10 टू द पावर -1 बनेगा तो इसे लिख सकते हैं 8π/30, ये 8π/30 मीटर आ जाएगा, और वो निकल के आया 0.10, ठीक है, सही है। अब अगला है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इसे एक्सेलरेट किया जाता है, तो एक्सेलरेट किया गया तो यहां से क्या करो, 12 mv² होती है एनर्जी, इसको बराबर कर लो q इंटू वी के, ये खुद से करना है, तो v क्या निकल के आएगा, q, ये ऐसे लिखो 2 इंटू क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई में m बन जाएगा, यहां पर वैल्यू पुट कर लेना, v निकाल लेना, ये होमवर्क जैसा, ठीक है, इतना कर दिया हमने, v निकल आया। v निकालने के बाद पूछ रहे हैं कि 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया जाता है, फाइंड द पिच ऑफ ट्रेजेक्टरी, पिच निकालने को बोला तो इसका मतलब वो किस पर चल रहा होगा, वो हेलिकल पाथ पर चलेगा, तो पिच निकालने के लिए पिच p इज इक्वल टू लिखा जाएगा v, इंटू में क्या लिखेंगे कॉस ऑफ 30 डिग्री, इंटू में क्या लिखा जाएगा टाइम पीरियड t लिखेंगे, t की वैल्यू भी जानते हैं क्या लिखी जाती है 2πm/q इंटू बी लिखा जाएगा। एक बार इसे सॉल्व कर लेना, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा मिला लेना, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए दे देते हैं, यहां पर ये वोल्ट है, नहीं दोनों तरफ से v और v को कैंसिल करवा दो, v इज इक्वल टू 1 किलो वोल्ट है, ध्यान रखना किलो वोल्ट में रखना, 10 टू द पावर 3 वोल्ट के साथ बदल के तब रखना,
ये वैल्यू यहां पर पुट कर देना, वेलोसिटी निकाल लेना, क्यों दिया गया है इलेक्ट्रॉन, मास भी दिया गया है, मास रखना इलेक्ट्रॉन का तो ये रखना, बाहर निकलने में इजी हो जाएगा। 9 × 10⁻31 kg। देखो आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन लग गया है, बाकी का बच्चा खुद सॉल्व कर लेना, 2 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आएगा। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, डिफरेंट केसेस देखे कि परपेंडिकुलर होता तो उस केस में देखो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर ली। ये कैलकुलेशन खुद ट्राई करना है, अगर एक बार में समझ नहीं आती दोबारा से देखो इसे, 3 बार देखो इसे, उसके बाद में फिर खुद से करने की ट्राई करो। अगर ये समझ में आ जाता है कि हाँ हर एक स्टेप की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इंडिविजुअल, तो ठीक है, मतलब समझ में आया। इस पर क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर ये केस हुआ परपेंडिकुलर का, यहां पर देख लिया ये V और R कैसे लिखे जाते हैं, इनके एक्सप्रेशन लिखने का जो तरीका है वो दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन इस पर भी बने हैं। यहां पर ही पैरेलल होता है तो उस केस में यहां पर देख लो, अभी लिखना सीखा, ये पूरा प्रोसेस था इसका, यहां से शुरू हुआ था ये डेविएशन था, पाई का डेविएशन था, टाइम पीरियड यहां पर देख लिया, यहां पर टाइम पीरियड लिखना देख लिया, थीटा के टर्म में m/qb इंटू में थीटा लिखा जाता है, और यहां पर t की वैल्यू पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल, ये देखो यहीं से शुरुआत हुई थी। तो मतलब अगर 0, 90 या फिर 180 डिग्री के अलावा किसी एंगल पर थ्रो किया जाता है किसी चार्ज पार्टिकल को, तो वो हेलिकल पाथ पर चलता है, स्पाइरल पाथ पर चलता है, और उस केस में हमें पिच निकालनी होती है, साथ में हमें देखना होता है रेडियस कितनी आएगी। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से रेडियस निकालते हैं और पैरेलल वाले से पिच निकाल लेते हैं। आई थिंक जितनी भी चीजें हमने बताई हैं वो समझ में आई होंगी। अगर एक बार में समझ नहीं आती तो दोबारा से इसे देखें, और खास करके जो परपेंडिकुलर वाला केस था उसे जरूर एक बार देखें कि उसमें x और z कैसे निकाले गए हैं, vx कैसे निकाला गया, vz कैसे निकाला गया, टाइम के साथ जब वेरी करेगा तो अलग अलग एक्सप्रेशन क्या निकल सकते हैं। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने बचे हुए कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अगली क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में, मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ेंगे, साथ में देखेंगे कि अगर वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, और हॉल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।